हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 21 जनवरी 2022 का है। तो इसमें आज हम लोग के ये 21 जनवरी का जो हम लोग सीडीपी का पेपर देख चुके हैं। तो आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वाले जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया गया आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी जा करके देखिए। आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करते हैं और स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो देश के जो है किस राज्यों में, यानी कि यहाँ पे राज्य ऑप्शन में दिया गया, तो किस राज्य में यानी कि टेपियोका जो नारियल से बने जो व्यंजन होते हैं, मतलब कि व्यंजन होते हैं, उसको जो है खाने के रूप में यूज करते हैं, तो किस राज्य में। तो आप लोग यदि जानते होंगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और सीटेट में जो लगातार पूछा भी जाता है कि टेपियोका किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। टेपियोका कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षियों के उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। यानी कि पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताना है जिसमें नर पक्षी क्या करते हैं, अनेक सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से चुनकर एक घोंसला को, मतलब कि किसी एक घोंसला को चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। तो उस पक्षी का नाम बताना है कि क्या है, कलचिड़ी, शकरखोरा, दर्जिन चिड़िया या बाया बीवर। तो इसे जो है बाया बीवर कहा जाता है। जो पक्षी मतलब कि घोंसले तो बनाते हैं बट जो है मतलब बहुत सारे घोंसले को बनाते, सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं और उसमें जो है मादा पक्षी उनमें से किसी एक घोंसले को चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। तो उसका नाम है बाया बीवर। उसके बाद देखिए एक आपका जो है डायरेक्शन से रिलेटेड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है आपका ईवीएस में। तो आपका घर जो है एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर हो जाने के कारण सीधे नहीं जा सकते। तो आप पहले देखिए, यहाँ से पहले तो उस तरह से कुछ लिखा गया लेकिन आपका यहाँ से आपका जो क्वेश्चन चालू हो रहा। आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर जाते, पहले दक्षिण की तरफ मतलब नीचे आप 200 मीटर गए, फिर ठीक पूरब में 150 मीटर लंबा पुल पार करते, फिर पूरब किधर हो जाएगा, इस साइड पूरब हो जाएगा 150 मीटर पूरब के तरफ। इसके पश्चात ठीक उत्तर में 200 मीटर, फिर आप ऊपर के तरफ यानी कि उत्तर के तरफ 200 मीटर जाएंगे ठीक इसके ही समान। तो यहाँ पे पहले आपका क्या था, यहाँ एक्स है और इधर आप पहुँचे हैं कहाँ पे, वाई पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 200 मीटर दूर चलकर आपके पिताजी दुकान पर पहुँचते, वाई यानी कि दुकान पर पहुँच गए। तो वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी किस दिशा, यानी कि बताना, दूरी भी बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 150 और y के सापेक्ष x की मतलब कि जो दिशा हो जाएगी किधर हो जाएगी, डायरेक्ट आपका y के सापेक्ष x का दिशा पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो 150 मीटर किस दिशा की ओर, पश्चिम की दिशा की ओर। देखिए y यहाँ पे है और x यहाँ पे है, y के सापेक्ष x किधर है, पश्चिम की तरफ है। कितना दूरी पर, 150 मीटर की दूरी पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 150 मीटर ठीक पश्चिम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्ते, सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति कोई रोग से पीड़ित है, मतलब कि यहाँ पे है देखिए वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। तो वह किस प्रकार का रोग से पीड़ित होगा वही आपको बताना है। उसे डॉक्टर जो है सलाह दे रहा है कि हरी पत्तीदार सब्जी, तो वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है वही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे फर्स्ट में है अनीमिया है, बुखार है, मलेरिया है, मियादी बुखार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्या, अनीमिया। यानी कि उसमें जो कहीं ना कहीं रक्त की कमी है जिसके कारण उसे गुड़, आंवला ये सारी चीज़ खाने के लिए बोला जा रहा है। तो एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ब्रॉन्ज यानी कि कांसा एक मिश्र धातु है जिसका प्रमुख संघटक है। तो कांसा में क्या क्या मिला हुआ रहता है वही आपको बताना। फर्स्ट ऑप्शन में है शीशा है, टीन है, कॉपर है, टीन है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है और टीन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर टीन, यानी कि कॉपर और टीन का मिक्सर रहता है किसमें, कांसा में। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो पश्मीना जो होता है भेड़, तो इसके बारे में आपको सही कथन बताना कि कौन सा सही है। पहला है कि एक पश्मीना साल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। सेकेंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर में गर्म बालों की जो है परत उग आती है। उसके बाद है पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका जो ए, बी और सी यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है और आपका सी भी सही है। बट आपका जो है ये पतले बालों की बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है, ये उतना सही नहीं है। बट आपका ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही जा रहा है। उसके बाद है किस वर्ष गुजरात के भुज में जो है भूकंप आया था और जिसमें कम से कम हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो गुजरात का जगह है भुज, तो वहाँ पे जो है किस वर्ष भूकंप आया था जिसमें कि हज़ारों लोग की मृत्यु हो गया था, तो वह जो है 2001 में वहाँ पे भूकंप आया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस दिशा में स्थित है वही बता। तो इस तरह से जैसे आप लोग बनाते होंगे, तो यहाँ पे जिस तरह से आपको पहले यहाँ पे बीच में यहाँ पे थोड़ा मिलता होगा, क्या बीच में आपका दिल्ली है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है सपोज दैट, और नीचे में आपका क्या है मध्य प्रदेश है। तो दिल्ली के सापेक्ष में पूछ रहा है, यानी कि राजधानी की स्थिति के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश डायरेक्ट किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा, और मध्य प्रदेश डायरेक्ट आपका किधर नीचे यानी कि दक्षिण तरफ हो जाएगा। तो समझने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश आपका डायरेक्ट दिल्ली से किधर दक्षिण की तरफ, और हिमाचल प्रदेश का आपका शिमला डायरेक्ट उत्तर की तरफ हो जाएगा। यानी कि दिल्ली के सापेक्ष बात किया जा रहा है, तो दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा उत्तर की तरफ, और आपका जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगा दक्षिण की तरफ। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद फिर देखिए सेम क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले मध्य प्रदेश की भ्रमण करना चाहता है, इसके पश्चात वह गांधीनगर मतलब कि गुजरात जाना चाहता है, तो उस यात्री की दिशा क्या होगी। तो इसी तरह से आपका जो यहाँ पे भारत के नक्शों में जो है फिर मतलब कि यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश होगा, फिर नीचे में आपका होगा क्या, वो एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हाथ से थोड़ा सा ड्रॉ किया जाता है, इसीलिए जो है थोड़ा मान के चले कि ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे आपका गुजरात होता है, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश होता है, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश होता है। तो हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट आप मध्य प्रदेश आएंगे किधर दक्षिण की तरफ, और मध्य प्रदेश से डायरेक्ट उसके बाद आप लोग जब गुजरात आएंगे तो डायरेक्ट आप लोगों को पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट आएंगे कहाँ, मध्य प्रदेश की तरफ, यानी कि डायरेक्ट आएंगे आप लोग किधर दक्षिण की तरफ। इसके पश्चात डायरेक्ट मध्य प्रदेश से आप लोग जाएंगे गुजरात, तो डायरेक्ट पश्चिम की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी कि अरब सागर से लगती है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि आपका जो है इस तरह से जो है आपका कौन सा जो है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य आपका जो है समुद्र तट यानी कि सागर से लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे केरल हो जाता है, यहाँ पे कर्नाटक हो जाता है। तो कर्नाटक आपका जो यानी कि अरब सागर के तट से यानी कि अरब सागर से सटता है। तो अरब सागर आपका बिल्कुल यानी कि कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आपका जो पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश आपका बंगाल की खाड़ी से ये साइड में आपका टच करता है। तो यहाँ पे कर्नाटक के बारे में पूछा गया, तो कर्नाटक आपका अरब सागर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2।
उसके बाद देखिए विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल यदि आप लोग जान रहे हैं तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो चिराओ जो है आपका मिजोरम यानी कि मिजोरम का एक जो है नृत्य है चिराओ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा AB कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है उससे पुडुचेरी जो बिंदु B तक खींचे है तो B के सापेक्ष A की दिशा बताना है। तो इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे आपका पुडुचेरी हो जाता है, यहाँ पे आपका B है, उसके बाद यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है यानी कि यहाँ पे पॉइंट आपका A है। तो यदि B के सापेक्ष में A को इस तरह से मिलाया जाए तो किस दिशा में होगा। तो डायरेक्ट ऊपर की ओर जा रहे हैं मतलब पुडुचेरी से बंगाल किधर पड़ रहा, ऊपर की तरफ पड़ रहा मतलब उत्तर, और थोड़ा सा जो है क्रॉस जाता है यानी कि आपका पूरब की तरफ। तो उत्तर और पूरब की ओर आपका जो है मिलेगा मतलब कि पुडुचेरी के सापेक्ष कौन सा, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर और पूर्व यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है उस महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जो 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीते हैं। तो इनमें से आपका तो भारोत्तोलन से कौन सिंपल सा यहाँ पे मतलब कि रिलेट है, तो आप लोग कर सकते हैं आराम से। तो कर्णम मल्लेश्वरी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:04 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को यहाँ पे 22:40 में चलना चालू किया है। तो 12 नवंबर 2021 को जो है 14:10 बजे बड़ोदरा पहुँची है। यदि इन दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस यहाँ दिया गया है 1896 किलोमीटर, तो चाल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 10 नवंबर 2021 22:40 से चालू करके 10 नवंबर 2021 14:10 बजे तक का टोटल समय हम लोग निकाल लेंगे कि कितना घंटा हुआ। तो घंटा जब निकालिएगा आप लोग 39.5 घंटा हो जाता है और आपका दूरी दिया हुआ है कितना 1896 किलोमीटर। तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बट्टे समय हो जाता है। चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बट्टे समय हो जाता है। तो दूरी में आप लोग क्या कीजिएगा 39.5 से भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। तो सबसे पहले आप लोग समय निकालेंगे तो टोटल 39 घंटा होगा और दूरी आपका दिया गया है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 1896 बटे 3 39.5 कीजिएगा तो 48 घंटा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा, यानी कि केरल में उगाया जाने वाला कौन सा यहाँ पे मसाला है। तो केरल में आप लोग जानते होंगे कि केरल में जो आपका तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, ये सारे मसाला जो है केरल में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। फर्स्ट स्टेप उसके पृथक रूप में, समग्र रूप में, उसके वातावरण रूप में, उसके थीम के रूप में। तो बच्चा जो समग्र रूप में देखता है, किस प्रकार देखता है, समग्र मतलब कि सभी प्रकार एकत्रित करके बच्चे जो है उसे देखता है। काहे कि पर्यावरण अध्ययन में वैसे भी सभी विषयों का क्या होता है, समाहित होता है। तो समग्र रूप से बच्चा देखता है। उसके बाद अगला है ईवीएस के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई जाती है। जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठचर्या होती है किस आधार पर बनाई जाती है, विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो जो है पर्यावरण अध्ययन का जब भी रूपरेखा यानी कि पाठचर्या की रूपरेखा करिकुलम जब तैयार किया जाता है तो वह थीम आधारित तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही जवाब है, थीम आधारित। उसके बाद है एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रतियों एवं विचारों वस्तुओं को एकीकृत करता है। तो ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में किन किन विषयों को एकीकृत किया गया है तो वही आपको बताना। तो ईवीएस में जो आपका जो है विज्ञान आ जाता है, सामाजिक विज्ञान आ जाता है और पर्यावरण शिक्षा आ जाता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ईवीएस का कि ईवीएस में जो
कौन कौन सा सब्जेक्ट यानी कि विषयों को उसमें समाहित किया गया है, और एनसीईआरटी 2005 भी इस पर जोर देती है। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ये सारे चीज़ को हम लोग एक मतलब कि पर्यावरण अध्ययन में पढ़ सकते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका को अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किस चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो ईवीएस की एक अध्यापिका है उसे निम्न में से किस चीज़ों का जो चुनौती का सामना करना पड़ सकता है वही आपको बताना है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा कि इसमें जो है राइट आंसर आपका ए, बी और सी, ये तीनों आपका जो है मतलब कि एक तरह से उसके लिए चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, कक्षा में बहुत सारे सांस्कृतिक आयाम हो सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग भावनाएं होती है, प्रत्येक समुदाय, संस्कृति की जीवन शैली अलग अलग होती है। ये सारी चीज़ें उसके लिए एक तरह से चुनौती है और उसे सभी को देख के मतलब कि एक समावेशन टाइप का उसे जो है शिक्षा यानी कि अधिगम कराने की ज़रूरत होगा, इसलिए उसके लिए एक चुनौती के समान है। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस पढ़ाया जाता है उसका क्या लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन एवं परिभाषा विकसित करना, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना, विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रतियों को सीखने के लिए सहायक होना, उसके बाद शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी तथा द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसमें जो है अन्वेषण, यानी कि अन्वेषण आधारित जब भी खोजी अधिगम अन्वेषण रहता है वो ऑप्शन आपका बहुत ही ज़्यादा सटीक होता है कि इसका लक्ष्य क्या है कि अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देना, यानी कि जो इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, समय देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ये इसका लक्ष्य होता है ईवीएस का। ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। जो ईवीएस की जो पाठचर्या में जो है परिवार और मित्र है वह क्या थीम है या उप थीम है, विषय वस्तु है या पाठ्यक्रम है। ये जो है क्या है, यह एक जो है थीम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ईवीएस की पाठचर्या में परिवार और मित्र क्या है, एक थीम है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, यानी कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा कब संभव हो सकती है। फर्स्ट है विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। बिल्कुल सही बात है, बच्चों का जो है स्थानीय अनुभव जो है जब विद्यालय के अनुभव से संबंधित होगा तभी वह ईवीएस की जो है वो अधिगम जो है एक अर्थपूर्ण हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बात है। बच्चों का जो ज्ञान है और विद्यालय का ज्ञान जो है मिलता जुलता होना चाहिए, तभी उसमें जो है एक अर्थपूर्ण ईवीएस की जानकारी होगा। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश चाहिए, मतलब कि डैश होना चाहिए, आपको बताना है। तो ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात, यानी कि जब ईवीएस की कक्ष में जब शिक्षक क्रियाकलाप करते हैं उसके बाद जो है मतलब कि कक्ष में क्या होना चाहिए, वही विचार विमर्श, क्रियाकलाप की सूची बनाना, क्रियाकलाप के चरण याद करना, क्रियाकलाप की पुनरावृत्ति करना, ये देखिए विचार विमर्श करना। जब शिक्षक जो है किसी भी मतलब कि टॉपिक पे क्रियाकलाप यानी कि प्रैक्टिकल कर दिए उसके पश्चात प्रमाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु एक अच्छे मतलब कि शिक्षा उसे प्राप्त हो सके, इसके लिए बच्चों को जो है विचार विमर्श या सारे शिक्षक भी विचार विमर्श उसे करना चाहिए, तभी वह जो है एक अच्छा मतलब कि रिजल्ट बच्चों में मिलेगा। तो विचार विमर्श, प्रैक्टिकल के बाद क्या होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। उसके बाद अगला है आपका ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ईवीएस यानी कि पर्यावरण के जो कक्षा होते हैं उसमें सामूहिक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक दूसरे का उसमें हेल्प होना चाहिए, मिल के कार्य को करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, सेकेंड में यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारित करती है, उसके बाद यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है,
वह उसमें सुधार लाती है। उसके बाद है विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। देखिए इसमें केवल लगा हुआ है, इस तरह से ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करता है, सामाजिक उपलब्धि में क्या करती है, सुधार लाती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यह विद्यार्थी के सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। बिल्कुल सही बात है। यदि सामूहिक रूप से गतिविधि कराया जाए यूबीएस के लिए तो वह ये फायदा होता है, इसीलिए उसे कराना भी चाहिए। उससे जो है सामाजिक और सहपाठी में दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार लाती है और उसमें जो है अधिगम जो बहुत ही अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। वर्गीकरण, वर्णन, कथन, स्मरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन जो है यदि ईवीएस में अच्छी जानकारी है, अच्छी अधिगम कराया जाए तो वह चिन्हित करता है। किसी भी चीज़ को छांटने का जब प्रयास करता है वो एक तरह से क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया, बांटना हो गया, अलग करना हो गया। चिन्हित करना या अलग करना या क्लासिफिकेशन, वही हो गया आपका राइट आंसर। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है। फर्स्ट है शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। उसके बाद है राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावनाओं का पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि शिक्षक को जो विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को जानने का अवसर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों एवं विषयों या समस्याओं को भली प्रकार से संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों या समस्याओं को भली प्रकार से संबोधित किया जा सकता है व्याख्यान या विचार विमर्श द्वारा, मुक्त वाद विवाद द्वारा, व्याख्यान व प्रदर्शन द्वारा, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। बिल्कुल सही बात है कि ईवीएस की कक्षा में यदि अधिगम को काफ़ी ज़्यादा हद तक भली प्रकार से समझाया जाए तो इसके लिए जो है विचार विमर्श के उपरांत जो फिर उस पर जो है वाद विवाद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ईवीएस की कक्षा में बच्चा क्या सीखा, इसका जो क्वांटिटी यानी कि गुणात्मक यदि आकलन करना है तो किस प्रकार उसमें गुणात्मक आकलन होना चाहिए। फर्स्ट है बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट, प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, कागज पेंसिल टेस्ट, उपलब्धि टेस्ट। इनमें से बच्चों का जो है ए यानी कि और बी। तो कागज पेंसिल उपलब्धि टेस्ट ये सारे तो कभी होगा ही नहीं, बट आपका ए और बी यानी कि बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स और प्रक्रिया कौशल का अवलोकन, इसके द्वारा बच्चों में जो है गुणात्मक आकलन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला है आपका, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन रचनात्मक आकलन का जो है ईवीएस में उपकरण है, आपको बताना है। पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दरमापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो इनमें से आपका जो है ए बी सी डी यानी कि सभी यानी कि बिल्कुल सही जवाब है कि ईवीएस की कक्षा में यदि बच्चों में रचनात्मक आकलन कि यदि उपकरण यदि साबित होगा तो पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दरमापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। तो इससे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा, बच्चों में भी और अध्यापक में भी इसका फ़ायदा होता है। बच्चा क्या सीखा, कहाँ तक सीखा, कहाँ उसके सीखने में परेशानी हो रही है, ये सारी चीज़ें कि उसमें होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, उंगलियों तथा अंगूठे की छाप के और एक्स में है कि चित्र बनाना। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचानिए। तो एक्स क्या है, वाई क्या है, आपको पहचानना है। तो इसका जो है राइट आंसर ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। ए भी सही है, एक्स क्रिया है, वाई संज्ञा है। बी भी सही है आपका कि एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई जो है पाठ्य वस्तु है।
उसके बाद सी भी आपका सही, एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। उन्हीं में से मतलब कि इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो ए और बी और सी आपका बिल्कुल क्लियर है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस में कर चुके हैं। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।